हेलो एवरीवन, यू वेलकम। आज हम पढ़ रहे हैं बुक रेनबो का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है थर्ड थॉट्स। ये एक शॉर्ट ऐसे है, बहुत ही ह्यूमरस और सटायरिकल ऐसे है, जिसे लिखा है ईवी लुकस ने। एडवर्ड बेरा लुकस, जो कि इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस ह्यूमरिस्ट और एसेइस्ट थे। पहले बात करते हैं इस टाइटल की कि व्हाट डज द टाइटल थर्ड थॉट्स मीन, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इंग्लिश में एक मुहावरा है सेकंड थॉट्स, जिसका मतलब होता है पुनर्विचार करना। उसका ये एक एग्जेजरेटेड फॉर्म है, इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए, जब हम विचार करके कोई फैसला लेते हैं तो विचार करने को तो हम कह सकते हैं थॉट, विचार, और फैसले को कहते हैं डिसीजन या रेजोल्यूशन। लेकिन हमें हमारा कोई डिसीजन बदलना हो तब हम पुनर्विचार करते हैं, दोबारा विचार करते हैं, जिसको कहते हैं रिकंसिडरेशन। इंग्लिश में पुनर्विचार करने को कहते हैं रिकंसिडरेशन। इसको जब मुहावरे की भाषा में लिखा जाए तो इंग्लिश में एक मुहावरा है, इडियम है, जिसको कहते हैं सेकंड थॉट्स, यानी पुनर्विचार करना। इसका भी मतलब पुनर्विचार करना, और रिकंसिडरेशन का मतलब तो पुनर्विचार करना होता ही है। अब इसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर क्या कर दिया गया है, थर्ड थॉट्स। तो ये एक टाइटल दिया गया है, ह्यूमरस टाइटल है और एक सटायरिकल टाइटल भी है। सटायरिकल कैसे है और ह्यूमरस कैसे है, ये हमें स्टोरी में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस स्टोरी के सभी मेन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, फिर उनसे होते हुए इस पूरे ऐसे को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको इस ऐसे में, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन नेचर के बारे में बताया हुआ है कि इंसान की प्रकृति कैसी होती है। थोड़ा सा मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, इस ऐसे में इंसान की प्रकृति के बारे में बताया हुआ है कि इंसान बड़ा लालची होता है, और जब इंसान के मन में लालच आ जाता है ना, तब वो अपने बड़े से बड़े आदर्श, जीवन के बड़े बड़े नियम जो हैं उनको भी तोड़ देता है, और किस तरह से अपने आदर्शों को छोड़कर वो अपनी आत्मा के साथ ही सौदा कर लेता है, ये इस ऐसे में बताया हुआ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक तरह से। तो चलिए पहले हम इसके मेन पॉइंट्स को लिखते हैं। तो देखिए, इस ऐसे की पहली बात ये है कि इस ऐसे के लेखक, ऑथर तो ईवी लुकस हैं, लेकिन इसमें जो स्टोरी है उसके नैरेटर ईवी लुकस नहीं है, नैरेटर इनके फ्रेंड है। इसलिए इस ऐसे की सबसे पहली लाइन में वो बता देते हैं कि ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, और आगे जो भी हो रही है घटना वो मेरे दोस्त के साथ होती है, और वो अपने शब्दों में आपको बता रहे हैं। ये फ़र्क होता है ऑथर और नैरेटर में। लिखने वाला ऑथर होता है, लेकिन कहानी का वो कैरेक्टर जो आपको कहानी सुना रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो नैरेटर होता है। ठीक है ना। और ये अपना पहला क्वेश्चन भी है, और आगे क्वेश्चन आंसर्स में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टोरी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर? ऑथर्स फ्रेंड टेल्स हिम दिस स्टोरी। अब ऑथर का फ्रेंड क्या करता है? वो एक डीलर है आर्टिकल्स का, छोटी छोटी चीज़ों का खरीदता है, बेचता है, जैसे डेकोरेटिव पीसेस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स एट्सेट्रा। अब वो कहता है कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मुझे चीज़ें मिलती तो बहुत महंगी है और बेचनी पड़ती है सस्ते में। ही बाइज आर्टिकल्स इन द डियरेस्ट मार्केट्स, डियरेस्ट यानी सबसे महंगे, एंड ही सेल्स द थिंग्स इन द चीपेस्ट, सबसे सस्ते में बेचनी पड़ती है। यानी एक तरह से घाटे का सौदा करना होता है हर बार ही। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है जो बिल्कुल अपवाद होता है अपनी किस्मत का। अपवाद का मतलब, पहले तो जैसे कि महंगे में ख़रीदता था और बाद में सस्ते में बेचता था, यानी हर बार घाटा होता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो इसका एकदम उल्टा हुआ, यानी कोई चीज़ सस्ते में मिल गई और बहुत महंगी बिकी, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, जहाँ से इस कहानी में एक टर्न आ जाता है। होता क्या है देखो, वन डे मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अपवाद हो गया एक दिन तो। रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ अ सिटी ही कम्स अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ ड्राइंग्स इन अ शॉप, यानी क्यूरियोसिटी शॉप्स में, अलग अलग तरह के एंटीक चीज़ों की शॉप्स में घूमते घूमते, गलियों में घूमते घूमते एक ऐसी दुकान के सामने वो आया जिसमें एक फ़ाइल लगी हुई थी। पोर्टफोलियो मीन्स अ फाइल। उसमें अलग अलग ड्राइंग्स रखी हुई थी, जिनमें से वन सीम्स टू बी अ टर्नर्स, एक तस्वीर, एक ड्राइंग अपने नैरेटर को लगती है कि ये टर्नर की तस्वीर है, यानी टर्नर की बनाई हुई, टर्नर की ड्रॉ की हुई। टर्नर 17th 18th सेंचुरी के एक बहुत बड़े जाने माने फेमस पेंटर हुआ करते थे। तो अपने नैरेटर को लगता है कि ये फेमस पेंटर टर्नर की तस्वीर है।
तो वो शॉपकीपर से पूछता है कि भैया ये कितने में दोगे। तो वो शॉपकीपर साफ साफ कहता है, वो डीलर जो दुकान का मालिक होता है वो साफ साफ कहता है कि देखो भैया, ये असली होती तो कोई भी रकम हो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये असली है या नकली, तो आप इसको 10 शिलिंग्स में ले सकते हो। अब वो 10 शिलिंग्स में खरीद लेता है। ही बाइज दैट पेंटिंग ऑफ टर्नर इन 10 शिलिंग्स। अब थोड़ा शिलिंग्स यानी करेंसी को समझ लीजिए। 20 शिलिंग्स का 1 पाउंड होता है। सो ये मान लीजिए कि हाफ पाउंड में उसने वो ड्राइंग खरीद ली। और बाद में वो कहता है कि मुझे पता नहीं कहाँ से एक ऐसा कलेक्टर मिल गया। कलेक्टर यानी जो शौक रखते हैं पेंटिंग्स ड्राइंग्स को कलेक्ट करने का, तो मुझे एक ऐसा कलेक्टर मिल गया जिसने मुझे 50 पाउंड्स दे दिए इसके। यानी वो असली थी और उसने पहचान ली, इसलिए उसने मुझे 50 पाउंड्स दे दिए। अब देखो सीधा कितना फ़ायदा हो गया। 10 शिलिंग्स में कोई चीज़ खरीदी और सीधी 50 पाउंड्स में बेची, और 1 पाउंड में 20 शिलिंग्स होते हैं, तो सीधा फ़ायदा हुआ अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स, या ये कहें 49.5 पाउंड्स का फ़ायदा उसको हो गया। तो ये क्वेश्चन भी है अपना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि कितना फ़ायदा हुआ उसको। अब यहाँ से जब फ़ायदा इतना बड़ा हो गया, यानी सोचो कोई 98 की चीज़ है वो 50 रुपये में बेच दी उसने, इस तरह से। जैसे ही इतना बड़ा फ़ायदा होता है, द नरेटर बिगिंस टू थिंक, वो सोचना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपना नरेटर कितना आदर्शवादी आदमी है, कितने आइडियल थॉट्स हैं उसके, बहुत आदर्श विचारों वाला इंसान है बेचारा। इसीलिए वो सोचता है कि द डीलर बिहेव्ड वेल विद मी, वो जो डीलर जिससे मैंने खरीदी ये तस्वीर, उसने मेरे से कितना अच्छे से व्यवहार किया था, बेचारा कितना अच्छा आदमी था। ही शुड गेट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मुझे इतना बड़ा फ़ायदा मिला है, इस फ़ायदे का थोड़ा हिस्सा तो उस डीलर को भी मिलना चाहिए। अब हम आप सब जानते हैं कि इस तरह से कोई नहीं सोचता, फ़ायदा होने के बाद खुद के पास ही रखता है, लेकिन ये आदर्श विचारों वाला इंसान है ना, आइडियल थॉट्स हैं इसके, इसलिए सोचता है कि इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है, आधी रकम क्या डिसाइड करता है, डिसाइड्स टू सेंड हाफ अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर whom he had bought the drawing, जिससे तस्वीर खरीदी थी 10 शिलिंग्स में। उस बेचारे को पता नहीं था कि असली है, सो सोचता है कि अब उसको फ़ायदे की आधी रकम उसको मिलनी चाहिए, लेकिन कैन नॉट पोस्ट इट। एक लेटर भी लिखता है जिसमें उसको थैंक यू लिखता है और कहता है कि इतना बड़ा प्रॉफिट मिला इसलिए मैं आपको आधी रकम भेज रहा हूँ, लेकिन भेज नहीं पाता, हैविंग नो स्टैम्प्स, क्योंकि उसके पास स्टैम्प्स नहीं होते, यानी डाक टिकट नहीं होती। अब क्या होता है, देखो इस कहानी की मेन चीज़, फर्स्ट रिकंसिडरेशन, सेकंड रिकंसिडरेशन, थर्ड रिकंसिडरेशन, फोर्थ रिकंसिडरेशन। और हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी ये जाना था कि जब आदमी बार बार रिकंसिडरेशन करता है तो उसको सेकंड थॉट्स कहते हैं। अब इतनी बार करता है, इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल क्या है, थर्ड थॉट्स। और ये लॉन्ग आंसर टाइप 7 मार्क्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बार बार क्या रिकंसिडरेशन किया और बार बार अपने फैसले कैसे बदले उसने। तो पहला फैसला याद रखिएगा कि उसने आधी रकम, फ़ायदे की आधी रकम भेजने का फैसला कर लिया। फिर देखो क्या होता है, एट 3:30 एट मिडनाइट ही वेक्स अप, उसकी नींद टूट जाती है। और जब भी रात को उसकी नींद टूटती है तो उसकी एक आदत होती है, कस्टम, उसकी आदत होती है, ये क्वेश्चन है, ये आदत होती है कि वो रिव्यू करता है अपने एरर्स का इन लाइफ, जीवन में जो गलतियां हुई होती है उनके बारे में सोचता है। तो वो सोचने लगा और सोचते सोचते अपने इस फैसले तक पहुंचा कि ये जो मैंने फैसला लिया है सही है क्या। तो सोचता है, उसके दिमाग में ख्याल आता है, वाई गिव हिम हाफ, उसको आधी रकम मैं क्यों दूं। इट वॉज मी हु डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेंटिंग, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आई डिटेक्टेड द पेंटिंग्स वैल्यू, उस पेंटिंग की वैल्यू तो मैंने परखी थी, आर्ट को पहचानने की कला तो मुझ में है, उसमें तो है ही नहीं। तो अगर मैं आर्ट के स्पेक्यूलेटर के रूप में कुछ अपना नाम मार्केट में करना चाहता हूँ तो मुझे उसको इतना प्रॉफिट का हिस्सा देने की क्या ज़रूरत है। 10 पाउंड्स वुड बी प्लेंटी, आधी रकम नहीं दूंगा, 10 पाउंड्स भेज दूंगा, इतने काफ़ी होंगे। तो अब सेकंड डिसीजन उसका क्या है, 10 पाउंड्स, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, 10 पाउंड्स भेजने का फैसला कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद तक नींद नहीं आती है तो एक किताब पढ़ने लगता है। ये भी क्वेश्चन है कि नींद नहीं आती तो क्या करता है, किताब पढ़ता है। फिर उसके दिमाग में एक और विचार आता है, वाई सेंड हिम 10 पाउंड्स, 10 पाउंड्स क्यों भेजूं। अब देखो उसके मन में धीरे धीरे पैसों के लिए लालच आ रहा है। यहाँ बहुत आदर्शवादी विचार थे और यहाँ अब पैसे के लिए उसके मन में लालच आ रहा है, इसलिए वो कैसे ना कैसे करके आर्ग्यू कर रहा है, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। कहता है कि 10 पाउंड्स क्यों भेजूं,
इट विल गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स। ये उसका जस्टिफिकेशन है कि अगर मैं उसको इतनी बड़ी रकम भेज दूंगा तो अपने सारे कस्टमर्स के लिए गलत सोचने लग जाएगा, सारे कस्टमर्स से ज़्यादा पैसे लेने लग जाएगा और उम्मीद रखेगा कि बाकी सारे कस्टमर्स जो उससे सामान खरीद के लेके गए हैं उनको बेचकर उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी वो उसे भेजें, और मेरी तरह हर कोई तो भेजेगा नहीं, तो नहीं भेजेगा तो वो दुखी हो जाएगा। देखो कहाँ से कहाँ बात को जोड़ दी उसने कि मैं भेज रहा हूँ और कोई उसको पैसे भेजेगा नहीं तो वो दुखी हो जाएगा। बेचारा अच्छा आदमी था, दुखी हो जाएगा, बाद में रोएगा। इससे अच्छा है कि मैं ये 10 पाउंड उसको ना ही भेजूं। 5 पाउंड्स वुड बी प्लेंटी। 5 पाउंड की रकम काफ़ी होगी। तो अब इसका जो तीसरा डिसीजन है वो 5 पाउंड्स का है। फिर देखो तीसरी बार रिकंसिडरेशन करता है, फिर सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाइल ड्रेसिंग, अगली सुबह कपड़े पहनते हुए उसके दिमाग में फिर से एक ख्याल आता है, लालच और आ जाता है कि वाई शुड आई स्पॉइल माई प्रॉफिट बाई सेंडिंग हिम सच ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। इतने बड़े हिस्से को भेज कर मैं अपना प्रॉफिट क्यों स्पॉइल कर रहा हूँ, क्यों खराब कर रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इट वुड अनॉय द गॉडेस ऑफ बिजनेस। व्यापार की देवी कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। आगे लिखता है हु एवर शी में बी, वो जो भी हो, यानी उसको पता भी नहीं है कि व्यापार की देवी कौन है भी या नहीं, लेकिन अब पैसे बचाने हैं, नहीं भेजने उसको, तो बस जस्टिफाई कर रहा है अपने विचारों को, अपने इस डिसीजन को कि नहीं भेजने, कहीं व्यापार की देवी नाराज़ ना हो जाए। मुश्किल से तो उसने मुझ पर कृपा की है और देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक वुमेन इन द वर्ल्ड, और महिला अगर नाराज़ हो जाए तो उससे बड़ी नाराज़गी इस दुनिया में है नहीं। इस तरह की बातें करता है। फिर इस चैप्टर के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद भी रखने हैं और समझने भी हैं। इसी के साथ में वो 2 और आर्ग्यूमेंट देता है, ठीक है ना। क्या क्या देता है? पहला, सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल बिकॉज दे डोंट डू सच फूलिश थिंग्स। सिटी मैग्नेट्स का मतलब है शहर के सफल व्यापारी, धनी व्यापारी। शहर के जितने भी धनी और सफल व्यापारी हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल हैं बिकॉज क्योंकि दे डोंट डू सच फुलिश थिंग्स। इस तरह की मूर्खता भरी चीज़ें या मूर्खता भरे काम नहीं करते। किस तरह के मूर्खता भरे? ऐसे भावावेश में आकर, ऐसे इमोशनल होकर, भाई मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, इसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ें वो नहीं करते, शायद इसीलिए सक्सेसफुल हैं। और अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। इम्पल्स का मतलब है इमोशंस यानी भाव, आवेग। नेगेशन यानी निषेध, नो प्लेस। और मैग्नेटिज्म का मतलब है व्यापार, बिजनेस। तो इसको सिंपली ऐसे समझो, इमोशंस हैव नो प्लेस इन बिजनेस। ध्यान देना, इमोशंस हैव नो प्लेस इन बिजनेस, ये इसका सिंपल मीनिंग है। तो सोचता है कि भाई भावनाओं की व्यापार में कोई कद्र नहीं होती, उसका कोई स्थान नहीं होता। जो भावनाओं से व्यापार करता है वो सफल नहीं होता। इसलिए 1 पाउंड इज एम्पल, 1 पाउंड की रकम काफ़ी है, 5 पाउंड ज़्यादा हो जाएगा। देखो कहाँ से शुरू किया, हाफ अमाउंट से, कहाँ आ गया 1 पाउंड पर। अब देखो ये 1 पाउंड भी बेचता है या नहीं, ये इसका लास्ट एंड फाइनल डिसीजन है। अब देखो क्या होता है, गोज टू क्लब, प्लेज ब्रिज। अब वो वहाँ से जाता है, लंच, दोपहर का समय है, लंच करने क्लब में रुकता है और लंच करके प्लेज ब्रिज। ब्रिज एक ताश का खेल होता है, जुआ होता है, जुआ खेलता है। एंड ही प्लेज सो डिजास्ट्रसली, इतना खतरनाक और भयानक रूप से खेलता है कि ही इज़ ग्लैड नॉट टू सेंड दैट 1 पाउंड। उसको खुशी होती है लास्ट में कि चलो वो 1 पाउंड तो नहीं भेजा। इतना ही लिखा हुआ है, इससे हमें समझना है कि क्या हो गया। वो जितनी भी रकम थी 49 पाउंड्स की, 49.5 पाउंड्स की, वो सारी की सारी रकम जुए के खेल में, ताश के खेल में हार जाता है। इसलिए लास्ट में अब उसके पास सिर्फ 1 वो पाउंड बचता है जो उस डीलर को भेजने वाला था, जो उसकी पॉकेट में अलग से लेटर के साथ एनवलप में डाला हुआ है। तो अब सोचता है कि अब इसको भेजूं या नहीं भेजूं। तो देखो अब इसको नहीं भेजने के लिए क्या रीजंस देता है। तो सीधा सोचता है कि भाई क्यों भेजूं, वो 1 पाउंड भी मैं क्यों भेजूं, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग आर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर। चीज़ों को खरीदना और बेचना यानी खरीद और बिक्री, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर होते हैं, स्पष्ट मामले होते हैं व्यापार के। एक बार अगर डील पूरी हो जाए, सौदा पूरा हो जाए, तो ना तो कस्टमर का डीलर के ऊपर और ना डीलर का कस्टमर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन रहता है।
आफ्टर द डील इज ओवर, एक बार डील हो गई ना तो होने के बाद डीलर एंड कस्टमर हैव नो ऑब्लिगेशन टू ईच अदर, एक दूसरे पर कोई बाध्यता नहीं रखते। अच्छा, बीच में वो ये भी लिखता है कि डीलर ने जितने चाहे उतने मांग लिए और कस्टमर ने दे दिए, उसके बाद में क्या रह गया, उसके बाद में लेन देन खत्म ही हो गया, कुछ रहा ही नहीं, तो अब मैं क्यों भेजूं, तो वो 1 पाउंड भी भेजता नहीं है। सो इन दिस वे द स्टोरी इज ओवर। इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जहाँ पैसा आ जाता है ना, वहाँ इंसान के आदर्श भी फीके पड़ जाते हैं। मैन फॉरगेट्स हिज आइडियल्स वेयर मनी इज इन्वॉल्व्ड, इंसान के आदर्श भी वो भूल जाता है जहाँ पैसा आ जाता है। और ये हमने देखा कि पैसे को, वो लालच के चक्कर में पैसे को बचाने के लिए क्या क्या सोचता है, कैसे अपने आप के इस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या रीजंस देता है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी ये बताई गई है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी को लेके मनी के लिए, कि पैसा आ जाए ना इंसान के मन में तो वो इंसान भले ही कितना ही आदर्शवादी हो, आखिरकार लालची बन ही जाता है। That was the story. Let's move on to the question answers, and here they are. So dear students, the first question is, who tells the story to the author? Author को ये कहानी कौन सुनाता है? उसका friend. तो a friend of the author tells this story to him. Second question है, when does the narrator give away his artistic articles? यानी वो अपनी बेचने वाली चीज़ों को कब दे देता है, कब उसे वो दे देनी पड़ती है किसी भी कस्टमर को? आंसर, the narrator gives away his artistic articles when he is tired of selling them or when no one buys them at a good price. यानी या तो वो थक जाता है या कोई अच्छे रकम में खरीदता नहीं है तब वो दे देता है। तीसरा क्वेश्चन है, did the narrator go to the market with the intention of buying the painting? क्या वो उस पेंटिंग को खरीदने के इरादे से मार्केट गया था? नहीं। How did it happen to buy it? वो कैसे खरीदा उसने? आंसर है, द नरेटर डिड नॉट गो टू मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग, बाई कोइंसिडेंस, संयोग से ही केम अक्रॉस अ फाइल ऑफ पेंटिंग्स, तस्वीरों की एक ऐसी फाइल उसके सामने आ गई, इन विच, जिस फाइल में, वन सीम्ड टू बी अ टर्नर्स, एक तस्वीर उसे टर्नर की बनाई हुई लगी। द डीलर सोल्ड इट इन अ वेरी चीप प्राइस, बहुत कम रकम में उस दुकानदार ने उसे ये बेच दी। सो ही बॉट इट, इसीलिए अपने नरेटर ने वो खरीद ली। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्राइस डिड द नरेटर गेट फ्रॉम द बायर ऑफ द पेंटिंग? कितने रुपए मिले उसको बेचते वक्त? 50 पाउंड मिले। और फायदा कितने का हुआ? 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर? इतनी सस्ते में उस डीलर ने क्यों बेच दी? इसलिए बेचे क्योंकि उसे लग रहा था कि ये टर्नर की असली पेंटिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डीलर, उस व्यापारी के अनुसार, इट वॉज नॉट अ जेन्युइन पीस ऑफ टर्नर, ये टर्नर की बनाई हुई असली तस्वीर नहीं थी, इसीलिए उसने ये बेच दी सस्ते में। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है कि वो नरेटर इतना खुश क्यों हुआ बेचकर उस पेंटिंग को? इसीलिए क्योंकि उसको बहुत बड़ा फायदा मिला। ये 2019 में आया भी था कि कितना फायदा हुआ? 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर थिंक दैट द डीलर शुड गेट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट? अच्छा क्वेश्चन है, नरेटर ऐसा क्यों सोचता है कि उस फायदे का हिस्सा उस डीलर को मिलना चाहिए? देखो, दो रीजन। पहला तो ये कि डीलर ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया, और दूसरा, एक मान्यता थी अपने नरेटर की, ओल्ड बिलीफ ऑफ द नरेटर दैट गुड लक शुड बी शेयर्ड, कि सौभाग्य जब हो तो उसे बांटना चाहिए। फिर एट क्वेश्चन है कि इन हिज मूड ऑफ इलेशन व्हाट डिड द नरेटर राइट इन द फर्स्ट नोट टू द डीलर? यानी खुशी खुशी में अपने नरेटर ने उस डीलर को पहले लेटर में क्या लिखा था? तो यही लिखा था कि वो टर्नर की ड्राइंग असली साबित हो गई है, टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक, इसलिए वो अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा उसे भेज रहा है। पहले लेटर में यही लिखा था। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच हैबिट ऑफ द स्टोरी टेलर लीड्स हिम टू एग्जामाइन एंड री एग्जामाइन हिज आइडिया ऑफ सेंडिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर? यानी अपने नरेटर की कौन सी आदत उसे अपने इस फैसले पर बार बार पुनर्विचार करने तक ले जाती है? तो एक ही आदत है उसकी, रिव्यूइंग हिज लाइव्स एरर्स, अपने जीवन में हुई गलतियों के बारे में विचार करने की आदत। आगे आप क्वेश्चन की लाइन ही आगे लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन स्लीप डिड नॉट कम टू हिम? जब नींद नहीं आई तो क्या किया? तो नींद नहीं आई तो पहले तो उसने एक स्टोरीज की बुक पढ़ी, और उसके बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने फैसले के बारे में फिर से उसने सोचना शुरू कर दिया।
उसके बाद इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई डज द नरेटर टर्म द बार्गेनिंग एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। व्यापारी और ग्राहक के बीच में खरीदना बेचना एक सीधा स्पष्ट मामला होता है, इस तरह की बात अपना लेखक या नरेटर क्यों कहता है। तो देखिए, द नरेटर टर्म्स बार्गेनिंग एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर बिकॉज, इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि ही थिंक्स दैट, उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचता है कि आफ्टर द डील इज ओवर, सौदा हो जाने के बाद, द कस्टमर एंड द डीलर हैव नो ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर, यानी ग्राहक का व्यापारी के प्रति और व्यापारी का ग्राहक के प्रति किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं रहता, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं रहती। अब देखिए, अपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो शॉर्ट आंसर्स पूरे हो गए, लेकिन इसके जो अगले सेक्शन में 60 टू 80 वर्ड्स वाले सेक्शन में जो लास्ट 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 60 टू 80 वर्ड्स में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो हमें ये भी शॉर्ट आंसर्स में ही प्रिपेयर करने हैं। और इस चैप्टर के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगले सेक्शन के जो हमने आगे लिखे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप के लिए, इसलिए देखिए। 12th क्वेश्चन है, व्हाई आर सिटी मैग्नेट्स सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू द नरेटर, यानी नरेटर के अकॉर्डिंग शहर के धनी व्यापारी इतने सफल क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि शहर के धनी व्यापारी भावुकता से व्यापार में सौदे नहीं करते, बिकॉज दे डोंट ब्रिंग देयर इमोशंस इन डीलिंग्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, दे डोंट डू फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स, यानी आवेश में आके या आवेग में आके मूर्खता भरे काम नहीं करते। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसका मतलब है भावनाओं का व्यापार में कोई स्थान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 कि डीलर को लिखे जाने वाले उस नोट में, लेटर में क्या था, क्या ये कभी उसके पास पहुंचा। तो उसमें यही लिखा हुआ था कि नरेटर को कुछ फायदा हुआ है जिसका कुछ हिस्सा वो उस डीलर को भेज रहा है, और उसके पास वो कभी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि अपना नरेटर हर बार अपना माइंड बदल लेता है, अपना फैसला बदल लेता है। 14 क्वेश्चन कि देयर इज नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड, इस लाइन में किस महिला की बात हो रही है और अपना नरेटर उससे क्यों डरता है। तो वो महिला कौन है, गॉडेस ऑफ बिजनेस, व्यापार की देवी। उससे वो इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है उसके आशीर्वाद से ही ये फायदा हुआ है, और अगर इस फायदे को वो इस तरह से बांट देगा, खराब कर देगा, स्पॉइल कर देगा, तो व्यापार की देवी उससे नाराज हो जाएगी और उसका व्यापार के क्षेत्र में अंत हो जाएगा। फिर देखिए, इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और तीनों में लगभग सिमिलर बातें ही आएंगी। पहला क्वेश्चन है कि हमें थर्ड थॉट्स का इस टाइटल को जस्टिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि मेंशन द रीजंस गिवन बाय द नरेटर फॉर चेंजिंग हिज रेजोल्यूशन एवरी टाइम, हर बार अपना फैसला बदलता है, उसके पीछे के कारण क्या है। और तीसरा, हाउ डिड द नरेटर बार्गेन विद हिज ओन सोल, अपनी ही आत्मा के साथ कैसे सौदा करता है। तो वो आत्मा के साथ सौदा तभी करता है जब अपना बार बार फैसला बदलता है, और अपना बार बार फैसला बदलता है, इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल थर्ड थॉट्स है। तो ये तीनों क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड हैं और इसका आंसर वही है जो हमने समरी में अच्छे से समझा, और वो जो पॉइंट्स हमने पढ़े उनको आप बस सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो एक बार पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आई होप। सो अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।